And all. Today I am here with the 9th class SST English medium. Today we are going to discuss a new chapter. It is chapter number 5. Chapter number 5, Natural Vegetation and Wildlife. That is there on page number 44. So chapter number 5, Natural Vegetation and Wildlife. In that chapter, we are going to discuss flora and fauna. About flora and fauna, what is flora, what is fauna, about land, soil, climate, types of vegetation. Okay, so let's start. Have you observed the type of vegetation, bushes, grasses, and the bird fields and the parks in and around your school are the similars, or there are varieties? India being a vast country, and you can imagine the types of biomes available throughout the country. देखिए इसमें ये बात कही जा रही है कि ये हमसे यहाँ पर क्वेश्चंस कर रहे हैं क्या हम जब हमारे चारों ओर या हमारे स्कूल के चारों ओर जब देखते हैं तो क्या हमें एक ही तरह के पेड़ पौधे नजर आते हैं या एक ही तरह की बर्ड की वैरायटीज या एनिमल्स नजर आते हैं? नहीं, बल्कि हमें वेराइटीज नजर आती हैं, अलग अलग टाइप के पेड़ पौधे नजर आते हैं, अलग अलग टाइप की बर्ड्स नजर आती हैं। ओके, तो ऐसा क्यों है? क्योंकि इंडिया एक वास्ट कंट्री है और यहाँ पर जो बायोफॉर्म है और जो बायोडाइवर्सिटीज है वो बहुत ही ज्यादा है थ्रू आउट द कंट्री। अलग अलग कंट्री में अगर हम अलग अलग जगह पर चले जाएं तो अलग अलग टाइप की बायोडाइवर्सिटीज पाई जाती है। आगे हम देखते हैं, और कंट्री इंडिया इज वन ऑफ द 12 मेगा बायोडाइवर्सिटी कंट्री ऑफ द वर्ल्ड। देखिए अब यहाँ पर ये बात समझें, हमारा जो देश है वो 12 मेगा बायोडाइवर्सिटी कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड। और कंट्री इंडिया इज वन ऑफ द 12, मतलब जो 12 ऐसी कंट्री है जहां पर बहुत ज्यादा बायोडाइवर्सिटी पाई जाती है, उसमें से एक है हमारा देश भारत। यहाँ पर 47,000 प्लांट की स्पीसीज यानी प्रजातियां पाई जाती है। ओके, इसके अलावा ये वर्ल्ड के अंदर 10th नंबर पे है और एशिया के अंदर 4th नंबर पे है प्लांट डाइवर्सिटी के अंदर। मतलब इतनी ज्यादा प्लांट की वैरायटी पाई जाती है, तो एशिया में ये 4थे नंबर पे है और वर्ल्ड में 10वें नंबर पे है। कितनी प्रजातियां पाई जा रही है? 47,000 प्लांट्स की स्पीसीज यहाँ पर पाई जा रही है। कहाँ पर? भारत में। देयर आर अबाउट 15,000 फ्लावरिंग प्लांट इन इंडिया। अब इसमें 15,000 फ्लावरिंग प्लांट है जो फूल देते हैं, which account for 6% in the world's total number of flowering plant। तो ये पूरी दुनिया के 6% है, पूरी दुनिया के 6% फ्लावरिंग प्लांट ये भारत के अंदर है। द कंट्री हैज मेनी नॉन फ्लावरिंग प्लांट। इसके अलावा और भी बहुत सारे यहाँ नॉन फ्लावरिंग प्लांट भी है, जैसे एल्गी है, फंगी है, फर्न्स है। ओके, अब अगर मैं एनिमल की बात करूं तो इंडिया के अंदर 90,000 स्पीसीज पाई जाती है एनिमल की। ओके, इसके अलावा एज वेल एज फिश के अंदर भी बहुत ज्यादा रिच है। ओके, फ्रेश वाटर फिश एंड सलाइन वाटर फिश, दोनों तरह की फिश में ही बहुत ज्यादा ये रिच है, मींस मरीन वाटर फिश। ओके, तो यहाँ पर फिश की वैरायटीज भी बहुत ज्यादा है। आगे हम देखेंगे, नेचुरल वेजिटेशन रिफर्स टू अ प्लांट कम्युनिटी व्हिच हैज ग्रोन नेचुरली विदाउट ह्यूमन एड। अब देखो हम बात कर लेते हैं नेचुरल वेजिटेशन, जो हमारा चैप्टर है यहाँ पर उसकी नेचुरल वेजिटेशन क्या है? नेचुरल वेजिटेशन वो होता है जो ह्यूमन की एक्टिविटी या ह्यूमन के जो इंटरफेस है उसके बिना उगे। जैसे फॉरेस्ट या जंगल की हम बात कर लें तो वहां पर कोई उसको उगाने नहीं गया है, पेड़ पौधों को लगाने नहीं गया है, लेकिन उसके बावजूद भी वो वहां पर उगा हुआ है ना। मेन का वहां इंटरफेयर नहीं है, ऐसी चीज को हम कहेंगे, ऐसे वेजिटेशन को हम कहेंगे नेचुरल वेजिटेशन। इसको हम वर्जिन वेजिटेशन भी कहते हैं। ओके, thus the cultivated crops, fruits, orchards forms parts of vegetation but not natural vegetation। अब जब हम अगर कोई सा बगीचा लगा रहे हैं या फसल बो रहे हैं, है ना, और इसके अलावा फ्लावरिंग प्लांट को लगा रहे हैं तो ये वेजिटेशन तो कहलाएगा, लेकिन नेचुरल वेजिटेशन नहीं कहलाएगा, क्योंकि नेचुरल वेजिटेशन वो है जो मेन के इंटरफेस के, जो हमारा इंटरफेयर है उसके बगैर उगता हो, है ना, जैसे फॉरेस्ट वगैरह है। ओके, आगे देखेंगे हम टर्म फ्लोरा एंड फौना के बारे में। अगर मैं फ्लोरा की बात करूं, हमने बात करी फ्लोरा एंड फौना की, अगर मैं फ्लोरा की बात करूं तो फ्लोरा मतलब होता है वेराइटीज ऑफ प्लांट्स, वेराइटीज ऑफ प्लांट्स। प्लांट्स की जितनी भी टाइप्स की वेराइटीज है उसको हम कहते हैं फ्लोरा। एंड फौना की अगर मैं बात करूं तो यह है वेराइटीज ऑफ एनिमल्स, वेराइटीज ऑफ
एनिमल्स। एनिमल्स से अगर हम वैरायटी की बात करें तो उसको हम कहते हैं फोना। ओके, दिस ह्यूज डाइवर्सिटी इन फ्लोरा एंड फोना किंगडम इज ड्यू टू द फॉलोइंग फैक्टर। अब हमारे भारत के अंदर अभी हमने बात करा कि प्लांट की स्पीसीज भी बहुत ज्यादा है, मतलब फ्लोरा की, और एनिमल की स्पीसीज भी बहुत ज्यादा है, मतलब कि फोना की। तो ये फ्लोरा और फोना, ये जो किंगडम है, ये क्यों है यहाँ पर इतना ज्यादा, या इतनी ज्यादा इसकी डाइवर्सिटी क्यों है? कुछ फैक्टर के कारण, वो हम देखते हैं। सबसे पहले मैं रिलीफ फैक्टर की अगर मैं बात करूं तो उसमें दो चीज आती है, लैंड एंड सॉइल। ये रिलीफ फैक्टर है। ओके, सबसे पहले लैंड की बात कर लेते हैं। लैंड अफेक्ट द नेचुरल वेजिटेशन डायरेक्टली एंड इनडायरेक्टली। डू यू एक्सपेक्ट द सेम टाइप ऑफ वेजिटेशन इन द माउंटेनस प्लेटू एंड प्लेन? देखिए, लैंड डायरेक्टली अफेक्ट करती है वेजिटेशन को। आप लोगों को मालूम है कि एक जैसा वेजिटेशन नहीं हो सकता। जो माउंटेनियस वेजिटेशन है वो अलग है, प्लेटू में अलग होगा, प्लेन में अलग होगा, डेजर्ट एरिया के अंदर अलग होगा। तो हर जगह का वेजिटेशन वहां के लैंड के अकॉर्डिंग डिफरेंट होता है, सेम नहीं हो सकता। द फर्टाइल लेवल इज जनरली डिवोटेड टू एग्रीकल्चर। जो फर्टाइल लैंड होती है वो ज्यादातर वहां पर हम एग्रीकल्चर वगैरह करते हैं, खेती करते हैं, है ना। द अनड्यूलेटिंग एंड रफ टेरेस आर एरियाज वेयर ग्रासलैंड एंड वुडलैंड्स डेवलप एंड गिव शेल्टर टू अ वैरायटी ऑफ एनिमल्स। The undulating and rough terrains are areas where grassland and woodland develop and give shelter to varieties of wildlife. देखिए, अगर हम बात करें ग्रासलैंड की तो बहुत सारी ऐसी जगह आपने देखी होगी, चारागाह वगैरह, जहाँ पर जो जानवर, मवेशी, कैटल वगैरह चारा अपना चरते हैं या लेते हैं। जो बिल्कुल खाली पड़ी हुई जगह है बारिश के टाइम, तो वहाँ पर भी चारा वगैरह उग जाता है, और ये बहुत सारे एनिमल्स को कहीं ना कहीं एक ग्रासलैंड की फैसिलिटीज प्रोवाइड करती है, चारागाह वहाँ प्रोवाइड करती है। ओके, और उसी तरीके से वो एनिमल्स भी कहीं ना कहीं उसका जो हैबिटाट है वो भी वही हो जाता है, वही रहने लग जाते हैं। आगे हम बात कर ले सॉइल की। द सॉइल आल्सो वेरी ओवर द स्पेस, डिफरेंट टाइप्स ऑफ द सॉइल प्रोवाइड द बेसिक्स फॉर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेजिटेशन। देखिए, अलग अलग सॉइल में अलग अलग टाइप का वेजिटेशन होता है, एक जैसा नहीं हो सकता। जैसे रेड सॉइल में अलग होता है, ब्लैक सॉइल में अलग होता है, और इसके अलावा हमारी दूसरी जो सॉइल्स वगैरह होती है, लूमी सॉइल, उसका वेजिटेशन अलग होगा। तो हर सॉइल के अकॉर्डिंगली वहां पर वेजिटेशन भी अलग अलग होता है। जैसे अगर डेजर्ट सॉइल की बात कर लूं तो वहां क्या उगता है, कैक्टस, अकासिया और बमुल, ये सब पेड़ वगैरह उगते हैं। ओके, अगर मैं डेल्टा सॉइल, डेल्टा रीजन की बात कर लूं जो मार्शी होता है बहुत ज्यादा, तो वहां पर मैंग्रोव फॉरेस्ट वगैरह होता है। तो जिस टाइप की सॉइल होगी उस टाइप का वेजिटेशन या उस टाइप का फॉरेस्ट होगा। ओके, तो सॉइल भी कहीं ना कहीं रिलीफ फीचर है, लैंड भी कहीं ना कहीं रिलीफ फीचर है। जैसी लैंड होगी वैसा वेजिटेशन, जैसी सॉइल होगी वैसा वेजिटेशन। तो ये दो चीज को आप ध्यान रखें। हम यहाँ पर नेचुरल वेजिटेशन और वाइल्ड लाइफ की बात कर रहे हैं, ये भी हमारा एक, इसको भी आप पॉइंट मतलब बाय हार्ट कर लीजिए, इसको अपने माइंड में रखिए कि हमारा फोकस यहाँ होना चाहिए, नेचुरल वेजिटेशन और वाइल्ड लाइफ की बात कर रहे हैं। तो इन दोनों के जो रिलीफ फीचर है वो लैंड एंड सॉइल है। जैसी लैंड होगी वैसा फ्लोरा एंड फौना, और जैसी सॉइल होगी वैसा फ्लोरा एंड फौना। आगे हम बात कर लेते हैं क्लाइमेट की। आगे है क्लाइमेट। क्लाइमेट की अगर बात करूं तो इसमें सबसे पहले नंबर पे आता है टेम्परेचर। द कैरेक्टर एंड द एक्सटेंट ऑफ वेजिटेशन आर मेनली determined by the temperature along with the humidity in the air, precipitation and soil. On the slopes of the Himalayas and the hills of the peninsula about the height of the 915 meters, the fall in the temperature affect the type of the vegetation its growth and the changes from tropical to subtropical, temperate and alpine vegetation. देखो, अगर मैं टेम्परेचर की बात करूं तो कहीं ना कहीं ये भी फ्लोरा एंड फौना को अफेक्ट करता है। मतलब कहां पर किस टाइप का फ्लोरा एंड फौना होगा वो उसको अफेक्ट करने वाला एक फैक्टर है टेम्परेचर। जैसे कि अगर मैं माउंटेन की बात करूं तो माउंटेन के अंदर टेम्परेचर कम होता है ना, और टेम्परेचर कम होने की वजह से क्योंकि वहां पर स्नोफॉल्स वगैरह होते हैं तो वहां के जो पेड़ पौधे हैं उनकी पत्तियां भी छोटी छोटी होती है ना। मतलब जब उस पर स्नोफॉल हो या बर्फ वगैरह गिरे तो वो पूरी तरीके से दबे नहीं, बल्कि वो छोटी पत्ती होने के कारण उसमें बर्फ वगैरह टिक ना पाए। तो वहाँ का जो टेम्परेचर है उसके अकॉर्डिंगली वहाँ की जो पत्तियां हैं वो हो जाती है। इसके अलावा अगर मैं डेजर्ट की बात करूँ तो कैक्टस, अकासिया वगैरह वहाँ पाए जाते हैं, क्योंकि वहाँ पर पानी नहीं होता है, और लीफ अगर बड़ी होगी तो उसमें जो कहीं ना कहीं मॉइस्चर वगैरह है वो ज़्यादा मॉइस्चर निकलेगा, तो मॉइस्चर निकले नहीं, अंदर ही बना रहे, इसके लिए उसकी जो लीव्स होती है बिल्कुल कांटे टाइप होती है, कांटे नुमा होती है, और
अंदर अपने अंदर वो पानी को सोखे रखता है, ये सब प्लांट्स वगैरह। तो कहीं ना कहीं टेम्परेचर भी डिपेंड करता है। ओके, अब बात कर लेते हैं हम फोटो पीरियड की, यानी कि सनलाइट की। The variation in the duration of the sunlight in the different places is due to the different in the latitude, altitude and season and the duration of the day. Due to the longer duration of the sun, trees grows faster in summer. देखिए, अगर मैं सनलाइट की बात करूँ, हर जगह सनलाइट एक जैसी नहीं होती। मैंने आप लोगों को पहले भी बोला था कि इक्वेटर के ऊपर सनलाइट डायरेक्टली फॉल होती है और पोल्स के ऊपर स्लैंटिंग फॉल्स होती है ना। तो अलग अलग लेटीट्यूड और अलग अलग एल्टीट्यूड के अकॉर्डिंगली सनलाइट होती है। तो कहीं ना कहीं सनलाइट भी एक फैक्टर है जो कि प्लांट्स को अफेक्ट करता है कि किस टाइप के प्लांट्स वहां पर होंगे। कहीं पर ड्यूरेशन ऑफ द डे ज्यादा होता है, कहीं पर कम होता है। ओके, अब बात करते हैं प्रेसिपिटेशन की। इन इंडिया ऑलमोस्ट द एंटायर रेनफॉल इज ब्रॉड इन द एडवांसिंग साउथवेस्ट मानसून जून टू सितंबर एंड द रिटर्निंग नॉर्थ ईस्ट मानसून एरियाज ऑफ द हेवी रेनफॉल हैव द मोर डेंस वेजिटेशन एज कंपेयर्ड टू द एरियाज ऑफ लेस रेनफॉल। देखो, अभी हमने इसके पहले वाले लेसन में बात की थी कि हमारे जो मानसून का पीरियड होता है वो जून से लगाकर सितंबर का पीरियड होता है, और जहां पर हेवी रेनफॉल होती है, ज्यादा वर्षा होती है, 200 सेंटीमीटर से ज्यादा होती है, वहाँ के उस पेड़ पौधे भी उस अकॉर्डिंग होते हैं। मतलब कहीं ना कहीं उनकी पत्तियां बड़ी रहती है या वो एवरग्रीन रहते हैं, हमेशा जो है हरे भरे रहते हैं, है ना, और ज्यादा घने रहते हैं, डेंस रहते हैं। जहाँ पर वर्षा ज्यादा होती है, जहाँ पर वर्षा कम है वहाँ पर लेस डेंस रहते हैं। Have you ever thought as to why forests are important to the human being? Forests are renewable resources and play a major role in the enhancing the quality of the environment, the modified or the climate control of the soil. अब हम बात कर लेते हैं कि फॉरेस्ट हमारे लिए जरूरी क्यों है। कभी आपने सोचा क्या फायदा हमें फॉरेस्ट से? एक काम करते हैं कि फॉरेस्ट का जितना एरिया है उसको पूरी तरीके से कट कर देते हैं। कट करने के बाद में वहाँ पर हमारी बिल्डिंग वगैरह ये सब बना लेते हैं। गवर्नमेंट क्यों फॉरेस्ट को बचाने पे लगी हुई है। अब आप 9th क्लास के स्टूडेंट है, यहाँ मेरा पॉइंट आप समझ रहे होंगे। देखें, फॉरेस्ट का हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। वो इसलिए जरूरी है, कहीं ना कहीं ये जो हमारा टेम्परेचर है उसको बैलेंस करके रखता है। देखिए क्या 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 हमारे लिए करता है ये। दे मॉडिफाई क्लाइमेट, क्लाइमेट को मॉडिफाई करता है। कंट्रोल सॉइल इरोजन, सॉइल इरोजन को रोकता है। जो फर्टाइल सॉइल है वो कहीं ना कहीं बहने से रुक जाती है। रेगुलेट स्ट्रीम फ्लो, स्ट्रीम फ्लो को रेगुलेट करता है। सपोर्ट अ वैरायटी ऑफ इंडस्ट्रीज, बहुत सारी इंडस्ट्री का रॉ मटेरियल कहाँ से आता है? फॉरेस्ट से आता है। प्रोवाइड लाइवलीहुड फॉर द नीडी कम्युनिटीज, बहुत सारी कम्युनिटीज के लिए लाइवलीहुड प्रोवाइड करता है। मतलब कहीं ना कहीं वो अपना जो जीवन है वहां से चलाते हैं। बहुत सारी फैक्ट्रीज, इंडस्ट्रीज और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कहीं ना कहीं फॉरेस्ट से डायरेक्टली और इनडायरेक्टली लगे हुए हैं, तो वो अपना लाइवलीहुड वहां से चलाते हैं। एंड ऑफर पेनोरामिक एंड सीनरिक व्यू फॉर रिक्रिएशन, इसके अलावा रिक्रिएशन के लिए भी एक हमें एरिया प्रोवाइड करता है। एक पेनोरामिक और सीनरिक व्यू प्रोवाइड करता है। दे कंट्रोल विंड फोर्स एंड टेम्परेचर एंड कॉज रेन, इसके अलावा विंड फोर्स को कंट्रोल करता है और रेन होती है बारिश की वजह से। ये तो आप लोगों को मालूम ही है, और आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि जो बादल होते हैं उस बादल को अट्रैक्ट करती है जो विंड होती है। तो जब विंड कहाँ से चलती है? जब पेड़ पौधे होंगे, फॉरेस्ट होंगे तो विंड चलेगी, तो वो अट्रैक्ट करती है विंड और इस तरीके से यहाँ पर वर्षा होती है। ओके, दे प्रोवाइड ह्यूमस टू सॉइल एंड शेल्टर टू वाइल्ड लाइफ, बहुत सारी वाइल्ड लाइफ के लिए शेल्टर प्रोवाइड करता है, सॉइल के लिए ह्यूमस प्रोवाइड करता है। ह्यूमस है क्या? ह्यूमस जो सॉइल की फर्टिलिटी को बढ़ाता है वो क्या है? वो प्लांट्स एंड एनिमल्स जो मिक्स हो जाते हैं, मतलब मरने के बाद या कोई पत्ते गिर गए या कोई पेड़ की टहनी गिर गई, शाखें गिर गई, तो जब वो मिक्स हो जाएंगे सॉइल के अंदर तो वो ह्यूमस होते हैं, और ह्यूमस कहीं ना कहीं सॉइल के लिए फर्टाइल होता है। ओके, तो ह्यूमस प्रोवाइड कर रहा है। इंडियाज नेचुरल वेजिटेशन हैज अंडरगोज मेनी चेंजेस ड्यू टू सेवरल फैक्टर such as the growing demand for the cultivated land, development of industries and mining, urbanization over the grazing and pastures. Okay, अब देखें इंडिया के वेजिटेशन में बहुत सारा चेंजेसमेंट हुआ है। मतलब पहले जितना वेजिटेशन हमारे यहाँ पर था अब वो कम हुआ है, घटा है। क्यों? क्योंकि जो अर्बनाइजेशन हो रहा है, शहरीकरण हो रहा है, इसके अलावा इंडस्ट्रीज और माइनिंग्स वगैरह डेवलप हो रही है, और इसके अलावा जो ये कहना चाहिए कि जो चारागाह है उसको भी हम खत्म कर रहे हैं। कहीं ना कहीं वहाँ पर भी इंडस्ट्रीज और फैक्ट्रीज वगैरह ये सब हम सेटअप कर रहे हैं। तो इस तरीके से हमारे यहाँ का फॉरेस्ट अफेक्ट हुआ है, घटा है।
The vegetation cover of India in the large part is no more natural in real sense, except in some inaccessible region like the Himalaya and the hilly region of the central India and the Arusthali. The vegetation in the most of the areas have been modified at some places or replaced or degraded by the human occupancy. देखिए अभी थोड़े समय पहले आपने बात करी थी ना नेचुरल वेजिटेशन की, कि नेचुरल वेजिटेशन वो होता है जिसमें ह्यूमन इंटरफेरेंस नहीं है वो। लेकिन अगर असल में हम बात करें तो अब भारत का बहुत कम ऐसा फॉरेस्ट है जो नेचुरल कह सकते हैं, हम उसको नेचुरल वेजिटेशन कह सकते हैं। क्यों? क्योंकि ह्यूमन का इंटरफेयर अब हर जगह हो गया है। तो बहुत कम ऐसी जगह है जहाँ पर जो रिमोट एरियाज वगैरह हैं, दूर दराज के इलाके हैं या कहीं ना कहीं हिमालयाज के इलाके हैं, हिली रीजन्स वगैरह हैं, तो वहाँ पर वो इनएसेसिबल रीजन है, तो इसके कारण वहाँ का जो वेजिटेशन है उसको हम वर्जिन कह सकते हैं। लेकिन हर जगह पर कहीं ना कहीं ह्यूमन इंटरफेरेंस बढ़ गया है, तो किसी मायनों में वो नेचुरल वेजिटेशन नहीं है, उसमें चेंजेसमेंट आ गया, उसको हमने रिप्लेस या मॉडिफाइड कर दिया। ओके, अब आगे हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ वेजिटेशन। टाइप्स ऑफ वेजिटेशन, वेजिटेशन हमारे भारत में कितने टाइप्स के होते हैं या कितने टाइप्स के हैं। इसमें सबसे पहले मैं बात करूंगा ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट की। इसमें हमारे भारत के अंदर 5 टाइप्स के वेजिटेशन है। पहले हम बात कर लेते हैं ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट की। ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट 5 टाइप के वेजिटेशन है। सबसे पहले मैं डिस्कस करूंगा ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट। 5 टाइप के कौन कौन से हैं? पहला है ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट, सेकंड इज ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट, ट्रॉपिकल थॉर्नी फॉरेस्ट एंड बुशेस या स्क्रब्स लिखा है आपकी बुक में, तो स्क्रब्स कोई दिक्कत नहीं है, बुशेस भी बोल सकते हैं। माउंटेनियस फॉरेस्ट या माउंटेन फॉरेस्ट और मैंग्रोव फॉरेस्ट, ये 5 पार्ट्स में डिवाइड किया गया भारत के वेजिटेशन को। क्यों? क्योंकि बहुत ज्यादा यहाँ पर 5 टाइप्स की वेराइटीज है। इन वेराइटीज के अंदर अलग अलग टाइप्स के वेजिटेशन पाए जाते हैं। पहले मैं बात करूँ ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट की, तो ये वहां पर होते हैं जहां पर रेनफॉल बहुत ज्यादा होता है, वेस्टर्न घाट्स वगैरह में होते हैं। इसके अलावा अंडमान एंड निकोबार आइलैंड और लक्षद्वीप आइलैंड वगैरह में होते हैं। इसके अलावा अपर पार्ट ऑफ आसाम एंड तमिलनाडु कोस्ट, अपर पार्ट ऑफ आसाम में और तमिलनाडु की कोस्ट में ये सब ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट होते हैं। ओके, ये वो फॉरेस्ट होते हैं जहां पर 200 सेंटीमीटर से ज्यादा वर्षा होती है। द ट्रीज रीच ग्रेट हाइट, उनकी हाइट बहुत ज्यादा होती है ट्रीज की, कितनी होती है 60 मीटर्स और उससे ज्यादा भी हो सकती है। ओके, ये जो एरियाज है ये वार्म रहते हैं और वेट रहते हैं थ्रू आउट द ईयर। इट इज लग्जरिएंट वेजिटेशन ऑफ ऑल काइंड, इसमें हर टाइप्स के वेजिटेशन पाए जाते हैं, जैसे ट्री भी पाए जाते हैं, श्रब्स भी पाए जाते हैं, क्रीपर बेल वगैरह पाई जाती है, छोटे पेड़ पौधे पाए जाते हैं, ट्रीज पाए जाते हैं बड़े बड़े, और मल्टी वेराइटीज ऑफ प्लांट्स एंड ट्रीज पाए जाते हैं। इसमें देयर इज नो डेफिनेट टाइम फॉर द ट्रीज टू शेड देयर लीव। ट्री जब अपनी लीव्स को शेड करता है तो उसका कोई एक सीजन और कोई एक टाइम पीरियड नहीं होता है एवरग्रीन फॉरेस्ट के अंदर। As such, this forest appear green all over the year. इसको एवरग्रीन शायद इसीलिए कहते हैं क्योंकि पूरे साल भर ये ग्रीन रहते हैं, इसलिए इनको क्या कहते हैं? एवरग्रीन। सम ऑफ द कमर्शियली इंपॉर्टेंट ट्रीज, अगर मैं यहाँ के कुछ कमर्शियली इंपॉर्टेंट ट्रीज की बात करूँ तो एबोनी, माहोगनी, रोजवुड, रबर और चिंकोना, ये कमर्शियली इंपॉर्टेंट है। मतलब कहीं ना कहीं हम जो वहां से लेके आते हैं हम वो इसको कमर्शियल यूज में लेते हैं। यहाँ के कुछ अगर एनिमल की बात करें तो एलिफेंट, मंकी, लेम्यूर, डियर, ये यहाँ के एनिमल है। इसके अलावा राइनोसोर्स वगैरह ये सब पाए जाते हैं यहाँ पर इन जंगलों के अंदर ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट में, है ना। असम, वेस्ट बंगाल वगैरह में ये सब पाए जाते हैं। ओके, इसके अलावा कुछ बहुत सारी बर्ड्स वगैरह भी यहाँ पाई जाती है। बैट्स, स्कॉर्पियन, मतलब आपका वो स्कॉर्पियन, बिच्छू, स्नेल्स, घोंगा, मतलब ये सब यहाँ पर पाए जाते हैं। आगे हम बात करेंगे ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट की, और बाकी के जो माउंटेन्स वगैरह, बाकी के जो फॉरेस्ट है उसको हम कल डिस्कस करेंगे। आज हम ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट डिस्कस करके कंप्लीट करते हैं। अब अगला है ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट, सेकंड है ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट। देखें, हमने टाइप ऑफ वेजिटेशन हम पढ़ रहे हैं, 5 टाइप के वेजिटेशन है। ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट हमने डिस्कस करा, ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट हम डिस्कस करने जा रहे हैं।
तो ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट वो फॉरेस्ट है जो भारत के ज्यादातर हिस्सों के अंदर फैला हुआ है, उसको हम मानसून फॉरेस्ट भी कहते हैं। यहाँ पर जो वर्षा होती है 70 सेंटीमीटर से 200 सेंटीमीटर के बीच में होती है। ये जो फॉरेस्ट होते हैं यहाँ पर जो साल में एक बार पतझड़ का मौसम आता है, मतलब साल में एक बार ट्रीज अपनी जो लीव्स होती है उसको शेड करते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर दीस फॉरेस्ट आर फर्दर डिवाइडेड इनटू मॉइस्ट एंड ड्राई। अब अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर के अकॉर्डिंग इसको दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। किसको? इसी को ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट को दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। पहला है मॉइस्ट डेसिडियस फॉरेस्ट और ड्राई डेसिडियस फॉरेस्ट। On the basis of availability, the former is found in the area receiving rainfall between 200 and 100 centimeter. These forests exist therefore mostly in the eastern part of country. देखिए अगर मैं बात करूं मॉइस्ट डेसिडियस फॉरेस्ट की, तो जो वहां होता है जहां पर 100 से तो 200 सेंटीमीटर तक के वर्षा होती है, और ये मोस्टली भारत के ईस्टर्न पार्ट्स के अंदर है या नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स के अंदर है। नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट तो आपको मालूम है असम, त्रिपुरा वगैरह, और इसके अलावा जो हमारे हिमालयाज है, हिमालय माउंटेन्स है उसके फुट हिल्स में, फुट हिल्स मतलब सबसे नीचे वाले एरिया में। तो मैं कुछ स्टेट्स की बात कर लूँ कहाँ कहाँ पर ये पाए जाते हैं ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट। झारखंड, वेस्ट ओडिशा, पूरा ओडिशा नहीं, वेस्ट ओडिशा, छत्तीसगढ़ और ईस्टर्न स्लोप ऑफ वेस्टर्न घाट, मतलब वेस्टर्न घाट के ईस्टर्न स्लोप में, पूर्वी स्लोप्स में। यहाँ के कुछ अगर पेड़ पौधों की बात करूं तो टीक की जो बहुत सारी स्पीसीज वगैरह यहाँ पर पाई जाती है। फिर बाम्बू, साल, शीशम, सैंडलवुड, खेर, कुसुम, अर्जुन, मलबरी। ये अर्जुन वगैरह का इस्तेमाल जड़ी बूटी में भी होता है, कुसुम का भी होता है, मलबरी, शहतूत, है ना। ये यहाँ के कुछ इंपॉर्टेंट ट्रीज है। इसके अलावा अगर ड्राई डेसिडियस फॉरेस्ट की मैं बात करूँ तो फर्दर टू पार्ट्स में डिवाइड किया गया ना अपन। तो ड्राई डेसिडियस फॉरेस्ट वहाँ होता है जहाँ रेनफॉल 70 सेंटीमीटर से तो 100 सेंटीमीटर के बीच में होती है। और ये कहाँ पर पाया जाता है? हमारे पेनिनसुला प्लेटू में, बिहार में, उत्तर प्रदेश में। ओके, यहाँ के कुछ पेड़ पौधों की बात करूँ तो टीक, साल, पीपल, नीम, ये सब हमारे यहाँ पे होते हैं, साल, पीपल, नीम। ओके, a large parts of this area has been cleared for the cultivation and some part are used for grazing। बहुत सारा इस फॉरेस्ट का जो एरिया उसको क्लियर कर लिया हमने कल्टीवेशन के लिए, कृषि वगैरह, खेती वगैरह करने के लिए, और बहुत सारे एरिया में ग्रेजिंग करते हैं, चारागाह है जहाँ हम हमारे मवेशियों को चराते हैं। यहाँ के अगर कॉमन एनिमल की बात करूँ तो लायन, टाइगर, पिग, डियर, एलिफेंट ये होते हैं। बहुत सारी वेराइटीज ऑफ बर्ड्स भी पाई जाती है, लिजर्ड्स वगैरह, छिपकलियां, स्नेक्स, टोरटॉइज, ये सब यहाँ पर पाए जाते हैं। ओके, तो आज हमने देखा नेचुरल वेजिटेशन और वाइल्ड लाइफ। हम लेसन नंबर 5 देख रहे हैं, लेसन नंबर 5 में नेचुरल वेजिटेशन, वाइल्ड लाइफ। उसमें हमने फ्लोरा एंड फौना के बारे में जाना। ये डेफिनेशन है, इसको आपको याद रखना। आगे आएगी डेफिनेशन व्हाट इज फ्लोरा एंड फौना, उसके बारे में हमने जाना। फिर रिलीफ फीचर्स जाने, लैंड, सॉइल और क्लाइमेट, किसी भी जगह का जो नेचुरल वेजिटेशन है या वाइल्ड लाइफ इन चीजों से अफेक्ट होता है। और फिर अब देख रहे हैं टाइप्स ऑफ वेजिटेशन, ट्रॉपिकल एवरग्रीन और ट्रॉपिकल डेसिडियस हमने देखा। कल आप लोगों को मैं बताऊंगा, कल कंक्लूजन पार्ट रहेगा, उसमें ट्रॉपिकल कल थॉर्नी फॉरेस्ट एंड बुशेस, माउंटेनियस फॉरेस्ट और मैंग्रोव फॉरेस्ट, ये 3 फॉरेस्ट कवर होंगे। आज हमने ये 2 फॉरेस्ट के बारे में देखा। तो आज के लिए बस इतना ही। बाकी जो होमवर्क्स वगैरह है वो आपको मैं अभी नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप इसको घर पे इस लेसन को रीड करें, रिवाइज करें। ओके, जय हिंद, जय भारत।